तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच चुके हैं सौरभ होटल के पास और यहाँ हमारा आज प्रोग्राम है। ये सामने स्टेज अपना लगा हुआ है। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे पंकज भाई आएंगे और उसके बाद प्रोग्राम स्टार्ट किया जाएगा। अभी हमें यहाँ पे मिल चुके हैं हमारी टीम के राघव भाई। वो हमारे रवि रोटी बैंक के बारे में आप लोगों को अभी थोड़ा सा बताएंगे कि क्या क्या हम काम करते हैं और कैसे कैसे हम काम करते हैं। तो मिलिए हमारे भैया राघव भाई से। भैया नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी, तो आज हमारे रवि रोटी बैंक के 4 साल पूरे हो चुके हैं। सो रवि रोटी बैंक पिछले 4 सालों से हल्द्वानी शहर में जो गरीब और जो रोड साइड लोग होते हैं, बेसहारा लोग, उनको खाने के साथ साथ और अन्य तरीके की आर्थिक मदद और ब्लड और कपड़े ये सब मुहैया कराता है। सो इसकी भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी कहानी थी कि कुछ लड़के हल्द्वानी के ही वो एक बार ऐसे रोड से जा रहे थे और उन्होंने एक गरीब आदमी को गेहूं के दाने पानी में भिगोकर खाते हुए देखा और वो इतना ज़्यादा अंदर तक उनके हिट कर गई कि उन्हें लगा यार हल्द्वानी में ऐसा कुछ करना है कि कोई भी व्यक्ति जो रोड साइड रहता है या जो गरीब लाचार है वो भूखा नहीं सोना चाहिए। तो शुरू में कुछ ऐसे ही ऊपर नीचे तक चलता रहा, कंटिन्यूसली नहीं था, बट आज के दिन 15 अक्टूबर 2018 का दिन था वो, जब इन्होंने प्रॉपर तरीके से शुरुआत करी और आज 4 साल पूरे हो गए हैं। 2 टाइम रवि रोटी बैंक जो है वो खाना बांटता है। एक यहाँ पर सोवन बेस हॉस्पिटल है वहाँ पे, तो वहाँ तीमारदारों के साथ जो कूड़ा बिनने वाले और जो गरीब लोग हैं उन्हें खाना मिलता है। और रात में हल्द्वानी बस स्टैंड वहाँ पर प्रॉपर खाना दिया जाता है। पीछे तैयारियाँ पूरी तरह से चालू हो चुकी हैं, बैंड एंड सेट हो चुका है पूरी तरह से और बहुत सारे लोग अभी यहाँ पर आएंगे और कुल मिला के बहुत सारा धमाल तो होने ही वाला है। आफ्टर ऑल एक अच्छी चीज़ का सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम, तो थोड़ा सा धमाका तो होना ही चाहिए, है ना। बाकी आप सबका सहयोग मिलता रहेगा तो एकदम आग लगा देंगे। थैंक यू। बाकी कुछ ये टीम मेंबर हमारे यहाँ पे बैठे हैं, आशीष भाई और बाकी भैया बैठे हैं, एक साथ वाले और आए हैं। बाकी पीछे डब्बू भाई हमारे और हमारे भट्ट जी। स्टार्ट हो चुका, आप लोग देख सकते हैं सामने। बाकी सारे कुछ इस प्रकार से है। बाकी एक ब्लॉगर और है हमारे केतन भाई, ये भी गोलाबाल से बिलोंग करते हैं। केतन ब्लॉग आगे चैनल है, बाकी भीड़ देख ही सकते हैं आप लोग। अच्छा ये बताइए, आप लोगों में से ट्रेन की जनरल बोगी में किस किसने ट्रैवल किया है? थर्ड एसी में जाते हैं, फ्लाइट में जाता है ऐसा। पहली बार मैंने रेल की जनरल बोगी में ट्रैवल किया तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, कहीं ना कहीं वो आपका भी एक्सपीरियंस होगा। लोग कहाँ से घुसते हैं, आपातकालीन खिड़की, कितने लोग तो शौचालय में बैठ के पूरी यात्रा निपटा डालते हैं। तो हमने जब पहली बार जो किया ट्रैवल, तो हमारा क्या एक्सपीरियंस रहा, शुरू करते हैं कि भाई भारतीय रेल की जनरल बोगी पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी, कि भारतीय रेल की जनरल बोगी पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा, हमारे तो पसीने छूटने लगे। हम भैया झोला उठाकर घर की ओर फूटने लगे। इतने में कुली आया, मुस्कुरा कर बोला अंदर जाओगे? हमने कहा भैया तुम पहुंचाओगे? बोला भैया बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए, आपको पहुंचा दूंगा मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा 50 रुपया? वो बोला हाँ भैया, 2 रुपए आपके बाकी सामान के। तो हमने कहा भाई सामान नहीं, अकेले हम हैं। अब वो हाथ जोड़कर बोला बाबू जी आप किसी सामान से कम है। भीड़ देख रहे हैं, कंधे पर उठाना पड़ेगा, धक्का देकर अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने पूरी ताकत लगा के बजरंग बली का नारा लगाया, जैसे ही हमें उठाया वो खुद बैठ गया। भाई साहब दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया। अब वो हाथ जोड़कर बोला बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे? आपको उठाते उठाते तो हम खुद दुनिया से उड़ जाएंगे। अच्छा इतने में क्या हुआ, गाड़ी ने सीटी दे दी, हम झोला उठाकर आए, बड़ी मुश्किल से डब्बे के अंदर घुस पाए। अब देखिए डब्बे के अंदर का दृश्य घमासान था, पूरा का पूरा डिब्बा अपने आप में हल्दी घाटी का मैदान था। कुछ बातें रोटी बैंक के बारे में कहना चाहूँगा। दोस्तों किसी भी चीज़ को शुरू करना बहुत आसान होता है, संकल्प करना बहुत आसान होता है, लेकिन 4 सालों तक उसको निष्ठा के साथ, आत्मविश्वास के साथ और पूरी नीयत के साथ, सबसे इम्पोर्टेंट नीयत, कि आप किस नीयत से काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें शुरू होती हैं लेकिन वो गलत ट्रैक पर चले जाती हैं, लेकिन बहुत अच्छी तरह से नीम करोड़ बाबा के आशीर्वाद से अभी रोटी बैंक ये काम कर रहा है और आप सभी का साथ और आशीर्वाद रहा तो करता रहेगा। तो एक बार रोटी बैंक के लिए ज़ोरदार तालियां। मंच पे बुलाया गया हमारे मेन जो संस्थापक हैं तरुण सक्सेना जी को। बाकी सामने देख ही सकते हैं आप लोग। आगे यहाँ मौजूद सभी अतिथिगण को मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। बाकी जितने भी मेरे साथी हैं उन सबसे हेलो हाय, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो रवि रोटी बैंक जो स्थापना हुई थी आज से 4 साल पहले हुई थी। पहले ये रोटी बैंक था। हमारे एक साथी रवि जिनका पिछले कोविड में एक्सीडेंट हो गया था, तो उन्हीं को हमने स्मृति देने के लिए रवि नाम रख दिया। रवि रोटी बैंक लगातार पिछले 4 सालों से उन लोगों के लिए काम कर रहा है जिनका कोई नहीं है या जो मानसिक या शारीरिक रूप से अस्वस्थ है। तो मैं बस आप लोगों से यही चाहूँगा कि अगर आपके घर में एक रोटी बचती है तो उसे रोटी बैंक तक पहुँचाने का कष्ट करें बस। जय श्री राम। जय श्री राम। उत्तराखंड की जान और शान दोनों। बहुत बहुत धन्यवाद दीपांशु भाई। और रवि रोटी बैंक को 4 साल पूरे होने पर बहुत बहुत बधाई हैं। जितने भी
इस ग्रुप में, इस टीम में काम कर रहे हैं निस्वार्थ, उन सभी को, वो सभी बधाई के पात्र हैं। तो मैं बेसिकली अपने छोटे भाई पंकज को यहाँ पर सुनने के लिए आया आज, और बहुत अच्छा लगा, सब यहाँ पर बैठे हैं। तो 2 लाइन में अपनी पहाड़ की न्योली आपको सुनाता हूँ। खत्म हो चुका है, पंकज भाई हमारे बीच आ चुके हैं, देख ही सकते हैं आप लोग। तरुण भाई ने स्वागत कर दिया हमारे पंकज भाई का, काफ़ी क्राउड है, दिखा सकता हूँ आप लोगों को सभी को पंकज भाई स्टेज पे आ चुके हैं हमारे पंकज भाई। बेटे से आ जाती है चेहरे पे रौनक, और वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। क्या हाल है मेरी जान? बहुत बढ़िया। मुझे शोर पीछे की साइड से नहीं सुनाई दे वो भी बोलती पब्लिक। क्या मेरी आवाज लास्ट में पहुंच पा रही है? हल्द्वानी शहर एक ऐसा शहर है आप लोग पब्लिक का रिस्पॉन्स, जिसने बेहिसाब यादें दी हैं, बेहिसाब बातें दी। कहानियों का ये शो लेकर, कहानी के शाम लेकर हम आपके सामने आए। तो कहते हैं सबसे पहले भगवान को याद किया जाता है, तो ईश्वर को आवाज दें। क्या कहते हैं? एक बार जोरदार तालियां हल्द्वानी शहर के लिए, इस खूबसूरत शाम के लिए। मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा क्या तक मेहनत रोटी बैंक आपको और ये खूबसूरत से लोग ये शानदार शाम को और शानदार बनाने के लिए। मैं चाहूँगा एक चेयर मिल जाती तो ज़रा फुर्सतों से मैं बैठा, दिल की बात सुन ली। इस शहर की यही खास बात है कि यहाँ सारी बातें दिल से सुन ली जाती हैं। तो अब कुछ देर के लिए पूरी तरह से फुर्सतों में बैठ जाइए। किसी को रिप्लाई मत कीजिए, किसी के कॉल का जवाब मत दीजिए, बस खुद को रखिए और इन बातों को अपने साथ रखिए। तो चलिए शाम की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पंकज जीना है और मैं कहानियाँ सुनाया करता हूँ। आपने इंटरनेट पे, रेडियो पे, हर जगह बेपनाह मोहब्बत दी है। और आज इस शहर में, हल्द्वानी शहर जो यादों का शहर है, बातों का शहर है, जिसने पहली बार ट्रेन से मुलाकात कराई थी, जिसने पहली बार बताया था कि जब छोटे शहर से बड़े शहर की ओर जाते हैं तो कितना कुछ छूट जाता है। तो उस शहर में हम आज की शाम को और शानदार बनाने आए हैं। क्या बात है। एक बार मैं चाहूँगा कि सभी लोग मिलकर के अपने मोबाइल फ़ोनों को कुछ देर के लिए रोक दीजिए ना। तालियों के साथ अगर साथ देंगे तो और खूबसूरत शाम हो जाएगी, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको। आज बहुत पुराने चेहरे दिख रहे हैं और ये सारे चेहरे जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मुलाकातें हुई हैं, जिनसे बातें हुई हैं, कभी इंटरनेट के ज़रिए से और कभी अलग अलग ज़रियों से। कुछ ऐसे लोग हैं जो मेरे सीनियर हैं, कुछ मेरे जूनियर हैं, तो सब अपने ही हैं यहाँ पर बैठे हुए। तो अपनों के नाम भी मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। क्या बात है यार। तो ये समागम तभी बन पाएगा जब सब लोग मिलकर के बातें करेंगे। सबसे पहले रवि के बारे में बात करें तो रवि रोटी बैंक इस वक्त में जब 2 रोटियों की तलाश में लोग अपने शहर को छोड़ देते हैं, एक ऐसी मुहिम है जहां हर शाम लोगों के पास रोटियां पहुंचती हैं और लोग अपना पेट भर पाते हैं। तो ये माइक का चरित्र क्यों खराब हुआ? थोड़ा इसका समझाइए, बीच बीच में आवाज़ें दे रहा है, ना दे तो अच्छा रहे। तो रवि रोटी बैंक के नाम एक बार मैं चाहूँगा कि सभी लोग मिलकर के और दिल से तालियां दें रवि रोटी बैंक के नाम। और अब बारी है उस इंसान को याद करने की जिसकी वजह से शायद मैं यहाँ तक हूँ, यहाँ पहुँचा हूँ। एक ऐसी आवाज़ जिसने मुझे भी हिसाब यादें दी, जिसने मेरे हिस्से में बहुत कुछ दिया,
जिसके गीत आज भी मेरे साथ हैं, जो आज भी लगता है कि मुझसे बातें करता हुआ मेरे साथ मौजूद है। वो नाम जो मेरे दा के नाम से जाना जाता है, पप्पू दा। पप्पू दा की इतनी यादें हैं, इतनी बातें हैं कि उनकी बातों को याद करें तो पता नहीं क्यों एक अलग सी मुस्कुराहट आ जाती है चेहरे पे। तो आज के शो की शुरुआत हम अपने पप्पू दा के गीत से ही करेंगे और उसके बाद आपको ले जाएंगे एक कहानी के सफ़र में, जो खूबसूरत सी कहानी है और मुझे यकीन है कि आप उस कहानी के साथ जुड़ेंगे और इस दौड़ती भागती दुनिया में अपने हिस्से की ज़रा सी फुर्सत बटोर लेंगे। तो चलते हैं उस गीत की ओर। फूलों में भौरों में होली तेरी मेरी बात, फूलों में। शहर से थोड़ा सा दूरी पे एक शहर है, रामनगर। आपने रामनगर का नाम सुना है? जितने लोगों ने रामनगर का नाम सुना है एक बार ताली नहीं, हाथ उठा लें, ताली नहीं, यानी सभी लोग जानते हैं रामनगर। तो मैं एक प्रोग्राम के लिए रामनगर जा रहा था। उस दिनों एंकरिंग का थोड़ा शौक लगा हुआ था और उसी प्रोग्राम में आई थी वो डांस के ग्रुप में थी और मैं एंकरिंग कर रहा था। वो शाम उससे मुलाकात तो नहीं हो पाई प्रोग्राम पे, पर जब हम वापस लौट रहे थे तो एक पब्लिक बस में उसकी मेरी मुलाकात हुई। उस मुलाकात ने ना बहुत कुछ बदल दिया मेरे अंदर। आज भी जब मैं कहानियां सुनाया करता हूँ तो उसकी याद आती है और उसी बात पर एक बार लिखा भी था कि मैं जब भी कहानियां सुनाता हूँ मेरे ख्यालों में होती है एक लड़की जो थोड़ी पागल है, थोड़ी अलहड़ है और बेपनाह खूबसूरत है। उससे बातें रोज करता हूँ मैं, उसे बाहों में भी रोज भरता हूँ मैं, मगर ये बस ख्यालों में होता है और यही एक तरफा प्यार में होता है। मोहब्बत में जब दो दिल मिलते हैं ना तो आपके साथ बहुत कुछ चलता है। मैं चाहता था कि उससे बातें करूं, लेकिन आंखों ही आंखों में बातें होती हैं। अगर आपने पहली बार किसी से मोहब्बत की हो, पहली बार आप किसी से मिले हो, तो आपको याद होता है कि कितना खूबसूरत एहसास होता है। बाप रे, इसने डरा दिया। तो हल्द्वानी से थोड़ा पहले उसका घर आता था तो वहीं वो उतर गई अपनी बस से और मैं इंतजार में था कि उसका नाम तो पूछ लूं। और शाम जब मैं घर आया तो भवाली एक शहर है जहां मेरा घर है। यहाँ से तकरीबन दूरी उसकी 35 किलोमीटर है और किराया उन दिनों 55 रुपये के आसपास हुआ करता था। पिताजी से पैसे मांग कर यहाँ वहाँ जाया करते थे। तो शाम भी जब घर पहुँचे तो पता नहीं कैसे माँ को पता चल गया था कि कुछ तो गड़बड़ है इसके साथ। ये मम्मियाँ पहचान कैसे जाती हैं उनको? दिल में जो चल रहा होता है, दिल के जो ख्याल होते हैं, मम्मियाँ जान जाती हैं। माँ ने पूछा, क्या रे थोड़ा उखड़ा उखड़ा लग रहा है? मैंने कहा हाँ वो ऐसे ही थोड़ा प्रोग्राम ठीक नहीं हुआ क्या? नहीं मम्मी वो प्रोग्राम तो ठीक हुआ पर थोड़ा क्या हुआ बता। अब माँ पूछ तो लेती है, उसके बाद टोकती ज़रूर है। तो मैं ये बात जानता था तो शाम मैंने माँ को वो सब कुछ नहीं बताया, बस ऐसे ही करवटें बदलता रहा। हर रोज़ माँ की डांट खाकर उठने वाला बच्चा अगली सुबह 5 बजे उठ गया था। मैं भवाली में अपने घर की छत पर खड़ा था। अगर आप कभी भवाली रहे हों तो जानते होंगे कि कितनी ठंड होती है वहाँ। मैं छत पे खड़ा हुआ फेसबुक चला रहा था। उन दिनों फेसबुक का ब्राउज़र चलता था और ये एप्लीकेशन नहीं आया था और मैं तलाश कर रहा था उस जगह को। वो मिली नहीं, नाम मालूम नहीं था तो मिलती कैसे। फिर मैंने तलाश करना चाहा उसे। कुछ दोस्तों के प्रोफाइल को देखा तो वहाँ म्यूचुअल फ्रेंड में चेहरा दिखा जिसे मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। अब इंतज़ार था कि वो रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर ले और दिल ही दिल में धड़कने पड़ रही थी। सुबह के 5 बजे थे और उस वक्त पे मुझे ऐसा लग रहा था कि काश ऐसा कुछ हो जाए कि ये वक्त हमेशा के लिए यादगार रह जाए और ऐसा ही कुछ हो भी गया उस दिन। नहीं तो ये यकीन मानिए कि मम्मी हर सुबह 6 बजे बोलती थी 8 बज गए, 7 बजे बोलती थी 10 बज गए और 7:30 बजे तक तो चप्पल पड़ जाता था और मैं उसके बाद दरसाए मन से उठता था कि यार मम्मी उठा दिया तुमने।
तो सुबह तकरीबन 6 बजे की बात है, 6 सवा 6 का वक्त था। मैं स्क्रॉल कर रहा था ऐसे ही डेटा, उन दिनों 1 GB डेटा भी बहुत ज़्यादा चल जाया करता था। वो 11 रुपये में 1100 रुपये वाले मैसेज का दौर था। अगर आप में से कोई है ऐसा जिसने 11 रुपये में 1100 मैसेज भेजे, कुछ कूल डूड हैं शायद उन लोगों ने वो दौर नहीं देखा होगा। आप लोग जियो के ज़माने के हैं, हम लोग उस ज़माने के हैं जब नया नया फ़ोन आया था और फ़ोन रखना भी बहुत बड़ी बात मानी जाती थी। तो फिर नोटिफिकेशन चेक करते हुए एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा था कि फलानी ने तुम्हारी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। मैं छत पर उछल कर कूदा था उस रोज़, इतना खुश था, इतना मुस्कुराया था कि मैं बता नहीं सकता। फिर उसके बाद जब मैं नीचे आया सब कुछ नॉर्मल था। मैंने कहा तो अभी कहाँ जाएगा, कॉलेज जाना है या नहीं जाना आज? कॉलेज हम इतना ही जाते थे जितना ज़रूरत हो, और क्लासेस में तो हम कभी दिखते नहीं थे। बहुत हुआ तो कभी किसी थिएटर क्लास में चले जाते थे या फिर थिएटर में। धीरे धीरे हमारी बातें शुरू हुई। वो पहाड़ी नहीं कहती थी खुद को, लेकिन जब भी बात करती थी तो उसकी बोली में पहाड़ झलकता था। मैं कहता था तुम खुद को पहाड़ी क्यों नहीं कहती? तो कहती पहाड़ी कहाँ ठहरे हम पहाड़ी हो ही नहीं, तुम तो खाली ऐसे ही कहते रहते हो। तो हल्द्वानी में ही पढ़ी थी वो, यहीं कोई पास में काठगोदाम रोड पे एक स्कूल है अंग्रेज़ी मीडियम का, तो वहीं से उसकी पढ़ाई लिखाई हुई थी, तो इसीलिए बीच बीच में अंग्रेज़ी भी बोल लिया करती। उसमें और मुझ में बहुत बातें अलग थी। मैं गांव से, वो शहर से, वो मैदानों से, मैं पहाड़ों से, वो फेसबुक की दुनिया के मास्टर, मैं ब्राउज़र पे चलाने वाला इंसान, वो फर्राटेदार अंग्रेज़ी बोलने वाली और मैं हिंदी उर्दू की किताबें पढ़ने वाला। बातें बढ़ती गई और एक रोज़ उसने कहा कि एक काम करते हैं ना, अब मैं फ़ोन नंबर ही तुम्हें भेज देती हूँ अपना। फिर फ़ोन पे बातें होने लगी, पहले मिनटों, फिर घंटों, फिर तो पता नहीं कितना। बैलेंस बहुत करता था। बेरोज़गार जीव जानती है कि बैलेंस करना कितना मुश्किल होता है। मैं कई बार मम्मी के फ़ोन से फ़ोन करता था और उसके बाद जब बैलेंस कट जाता था माँ पूछती थी ये पैसे कैसे कटे रहे, तो मैं कहता था वो कंपनी वालों ने काट देना था, कंपनी वालों ने। गालियाँ दे देती थी माँ कंपनी वालों को। जाने कितनी बार मेरे चक्कर से कंपनी वालों ने गाली खाई होंगी। फिर एक दिन हमने तय किया कि हम हल्द्वानी शहर में मिलेंगे। मैंने पापा जी से कहा अरे वो एक प्रोग्राम था पापा जी, हल्द्वानी जाना था, थोड़े पैसे चाहिए थे। पापा ने कहा अच्छा कद्दू डबल चाहिए पे? मैंने दे दो 150 रुपये जितना भी होता है। पापा ने 150 रुपये के आसपास दिए थे और थोड़े बहुत मेरी जेब में भी पैसे थे। मैं केमू की बस से आया, वो बस भी बीच रास्ते में कहीं रुक गई थी तो देर हो गई थी काफ़ी। हल्द्वानी पहुंचने तक बहुत घुमार लग चुका था, उल्टी करने का मन हो रहा था, बिल्कुल अजीब सा ख्याल आ रहे थे मन में। अचानक से उसने कॉल किया, सुनो मैं बस स्टैंड पर ही हूँ और मैं तुम्हें वहीं मिलूंगी। मेरा सर बनाया हुआ था और जैसे ही मैं बस स्टैंड पे पहुंचा, स्कूटी लेकर सामने वो खड़ी थी। मैंने उसे देखा, उसने मुझे देखा, हमारी नजरें मिली और यकीन माने वो पल मैं जिंदगी भर नहीं भूल। देखिए साहब, जैसे गजल खूबसूरत थी वैसे ही वो दोपहर बड़ी खूबसूरत थी। हल्द्वानी में तो ठंड के मौसम में भी गर्मी लगती है दोपहर में, तो जब मैं बस से उतरा तो उसे सामने देख करके ऐसा लगा कि जैसे ठंडक का एहसास। 200 रुपये के आसपास वो 200 रुपये मैं टेंशन में पड़ा रहा कि यार कैसे हो पाएगा ही। खैर मैंने कॉफ़ी की पहली घूंट ली, वो अजीब सी लगी कॉफ़ी मुझे। मैंने कहा यार इतनी महंगी कॉफ़ी है और ये चीनी भी नहीं डालते क्या? अचानक से उसने एक छोटा सा पैकेट निकाला और उससे चीनी निकाल कर उस कॉफ़ी में खोल दी। उसने कहा ये अलग से एडेड शुगर होता है तो ऐसे ही डालना पड़ता है। अब हम लोग वो थे जो दूध को कॉफ़ी को एक साथ उबाल के फ्राई पैन में पी लिया करते थे घर में। ये पहली बार किसी कैफ़े में पीना था भाई, अब हमें कहाँ तमीज़ इतनी। लेकिन जब वो कॉफ़ी में चीनी घोल रही थी ना, उस एक पल में बहुत से एहसास खोल दिए उसने। मुझे लगा कि अगर किसी से इश्क हो सकता है तो बस
एक कॉफ़ी पीते पीते इश्क हो सकता है। फिर हमने थोड़ी बहुत बातें की और हम ये ठंडी सड़क पे घूमने लगे। ठंडी सड़क पे जब वो मेरा हाथ थाम रही थी तो मुझे ऐसा लगा कि उसका हाथ थामना दुनिया के सबसे खूबसूरत एहसासों में से एक है। फिर धीरे धीरे हमारा मिलना हर रोज़ का हो गया। और हाँ, उस दिन 200 रुपये का बिल उसने पे किया था, मैंने नहीं किया था। बहुत खुशी थी मुझे कैफे से बाहर निकलते हुए कि चलो पैसे बच गए। अब ये मिडिल क्लास लड़के जो होते हैं ना, ये अधिकतर अपनी जेब की परवाह करते हैं, क्योंकि फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी और इतने पैसे भी नहीं होते यार बेहिसाब फूक सकें हम ठंडी सड़क पे घूमे, तिकोनिया चौराहे पे घूमे, हम ऊंचा पुल तक गए यहाँ पर, और कुसुमखेड़ा की गलियों में भी उसने मुझे खूब घुमाया। उसकी स्कूटी पर बैठ करके दिल ऐसा करता था कि बस घूमता चला जाऊं, लेकिन एक वक्त के बाद हर एक रिश्ता उतना खूबसूरत नहीं चलता जितना वो खूबसूरत होता है। खैर, रिश्ते में अभी एक ऐसा पड़ाव आने वाला था जो हमारी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देने वाला था। वो हैरान करने वाली बात थी कि अब हमारी बात नहीं होगी। अभी दोपहर में तो हम घूमे थे, अभी हमने बेहद यादें बनाई थी, अभी सब कुछ तो सही था। फिर अचानक से क्या हो गया? मैंने मैसेज किए, उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने कॉल किए, उसने उसका भी कोई जवाब नहीं दिया। तकरीबन 30 या 31 बार मैंने कॉल किया था उसे। फिर उसके दोस्तों को कॉल किया, उन्होंने बताया कि हमारे बारे में किसी ने उसके घर में बता दिया और उसके घर वालों ने बड़ा बवाल मचा दिया। मैंने बहुत ट्राई किया, उसे मैसेज किए कि देखो सब ठीक हो जाएगा वक्त के साथ, लेकिन एक मौका तो देना चाहिए ना। हाँ, मालूम है कि तुम्हारे घर में पता चल चुका है, लेकिन बात करो, सब कुछ ठीक है। उसने कहा देखो कुछ भी ठीक है नहीं हमारे बीच, तुम्हारे करियर का नहीं पता, तुम्हारे ख्वाब हैं उनका नहीं पता, मेरी जिंदगी का नहीं पता। मैं फैमिली के खिलाफ नहीं जा सकता, गलती नहीं थी उसकी। पर मैं कभी कभी सोचता हूँ कि वो जो रिश्तेदार था, जाने कौन था जिसने हमारे बारे में खबर की कि वो और मैं मोहब्बत में है। काश वो उस रोज नहीं बताता। मुझे उम्मीद थी कि कभी ना कभी तो हमारी बात होगी। तो क्या हुआ, अभी बिछड़ रहे हैं, कभी ना कभी तो मिलेंगे ही। मैं धीरे धीरे थिएटर की तरफ बढ़ने लगा। उसके बाद थिएटर की दुनिया से होता हुआ रेडियो की तरफ चला गया। रेडियो टेलीविज़न पर कई बरस बिताए। स्टूडियो की रिकॉर्डिंग में कई बार स्क्रिप्ट को देखते देखते पुरानी फोटोज सामने खुल जाती थी तो उसकी याद आती थी। दिल्ली की सड़कें तब उदास लगने लगती थी जब उसकी यादों का ख्याल आता था। मैं हर रोज़ उसे याद करता था कि कभी तो ऐसा मौका आएगा कि वो आएगी और कहेगी कि दोबारा से सब शुरू करते हैं। जो हो गया बीती बातों पे मिट्टी डालते हैं, मगर वो नहीं आई। पर हाँ, उसकी एक ऐसी खबर आई जिसने मुझे तोड़ दिया था पूरी तरह से, और जिस बात की मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। इंस्टाग्राम आया, इंस्टाग्राम पे 1 मिलियन वाला ख्वाब भी आया, मगर वो जो ख्वाबों में था वो नहीं आया। एक रोज़ पता चला कि उसकी शादी तय हो गई है। अभी ये खबर झूठी थी या सच मुझे नहीं मालूम, ना मैंने जानने की कोशिश की, मगर मेरे ख्यालों में वो था। आज भी जब कभी उसकी याद आती है तो याद करता हूँ और पप्पूदा का वही गीत दोहराता हूँ जो वो अक्सर कहते थे कि जो मिल नहीं पाते वो फिर ख्वाबों में बात करते थे, और वही गीत आज इस महफिल से दोबारा से दोहराते हैं। मैं चाहूँगा कि पप्पूदा के इस गीत को आप भी आवाज़ दें, जहाँ जैसे बैठे हैं, जितना हो सकता है, जितने सुर मिल सकते हैं उतने सुर मिलाइए, और हर कोई कहे कि फूलों में भौरों में होली तेरी मेरी बात, जीवन तो होली मेरी, मैं जो मेरी रात। आप सभी गाएं तो और खूबसूरत रहेगा। थोड़ा थोड़ा गुनगुनाइएगा जितना जिससे हो पाएगा। फूलों में
भरूं मैं होली तेरी। यही पूरी होती है। मैं चाहूँगा एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं, जितना हो सकता है आपसे आपकी तालियां हम तक पहुँचाएं, तब पर ऐसे मुलाकात करेंगे, फिर कुछ खूबसूरत सी बात करेंगे। शुक्रिया। खत्म हो चुका है पंकज भाई का, बाकी अब जा रहे हैं, मिलवाते हैं अगर आपको मौका मिलता है तो मिलने का हमें। ओके, हाय दोस्त, कैसे हो? बढ़िया। एक्चुअली आप सब लोगों को बता दूं कि भैया और मेरी ये दूसरी मुलाकात है। हाँ, ये मेरे घर पहुँचे थे रोज। जी हाँ। सो कैसे भैया? मैं एकदम बढ़िया दोस्त। जी, मेरा एक्चुअली आपसे सवाल था जो उस दिन मैं नहीं पूछ पाया था जब आपके घर आया था मैं, हाँ। कि ये जो हेलो मेरी जान है, हाँ, ये जान कौन है? ये वो है जिसका ख्वाब पूरा नहीं हो सका है, लेकिन वो याद में अपनी जिंदा है। ओह, देख सकते हैं हम लोग बाबा। और कोई दूसरा व्यक्ति जो आना चाहे? हेलो भैया, हाय, क्या हाल है? हमारी भी दूसरी मुलाकात है शायद। हाँ बिल्कुल। मुझे तो यही पूछना था कि आप शादी कब कर रहे हैं फिर अब? क्योंकि ख्यालों में आपने एकदम भूल दिया है ना उसको। लोग अब सोच रहे हैं कि जो अब आपकी प्रेमिका होगी, जो ख्यालों वाली होगी या अरेंज होगी, वो तो शायद मम्मी बताएंगी मुझे। मेरे पिताजी बैठे हुए हैं पीछे, तो मैं इस सवाल का जवाब चाह के नहीं दे सकता। पीछे से अगर कोई पूछना चाहता है कोई क्वेश्चन। आपको हमारे समक्ष लाकर खड़ा कर दिया है, तो हम बहुत बहुत उनको भी शुभकामनाएं देते हैं, थैंक यू देते हैं। एक बार जोरदार तालियां प्यारे पंकज के लिए। और आप तरक्की करें दिन पर दिन, और हमारी ये जो हमारी सुंदर धरोहर हमें मिली है, ये देवभूमि में जो हमारे जन्म मिला है, वाकई हमारे कुछ सत्कर्मों का फल है जो हम देवभूमि में पैदा हुए हैं। नहीं तो लोग तरस रहे हैं, मर रहे हैं यहाँ आने के लिए। वो ये चाहते हैं कि काश हमें मृत्यु ही यहाँ मिल जाए अगर जन्म नहीं मिला। लेकिन हम सौभाग्यशाली हैं, और हम वास्तव में अब सौभाग्यशाली इसलिए भी समझते हैं कि आप जैसे बच्चे यहाँ से निकल कर अपनी प्यारी आवाज़, जो एक झनक है आपकी आवाज़ में, इसको ऐसे प्रचुरता से, ऐसी प्रखरता से संपूर्ण राष्ट्र में और संपूर्ण विश्व में फैलाएंगे कि हम अपने ऊपर गर्व करते करते नहीं थकेंगे। बस पंकज, आपको शुभकामनाएं हैं, आप जीवन में तरक्की करें, और आप सभी और आपके माध्यम से हमारे जैसे जो स्थानीय कलाकार हैं, हमें भी मंच मिलता रहता है। ये सत्य बात है, क्योंकि हम स्थानीय लोग हैं, हमारा ही ये घर है, सब कुछ है, लेकिन जब आप आते हैं तो लगता है हमारा हल्द्वानी आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया। क्या बात है, थैंक यू सो मच। क्या बात है, ये कितना खूबसूरत आवाज है आपकी। पंकज दा नमस्कार। नमस्कार दादी। और आपने और मैंने साथ पढ़ा जिलीकोट में, ओए, तो पहले मैं आपके लिए एक शायर कहूँगा। हाँ बिल्कुल। तुम आज उत्तराखंड के हाँ। पूरे युवाओं के लिए, क्या बात है? सभी प्रेमी जोड़ों के लिए मैं आपको एक शायर समर्पित करता हूँ। जी। तुम शब्द मैं अर्थ, तुम बिन मैं व्यर्थ, जो आज आपने जादू बिखेरा है आवाज़ से। हर जैसे कहते हैं कि एक शांति के लिए सुकून चाहिए, उसके लिए वाद्य यंत्र बजाना आने चाहिए। हम तुम्हारे जो ब्लॉग हैं वो कहानियाँ सुन के हम ये सोचते हैं कि हम वाद्य यंत्रों में भी पारंगत हो गए। तो पंकज दा, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और मैंने जिलीकोट से पढ़ा है, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, जिलीकोट में आप बहुत प्रोग्रामों में शायरियाँ सुना दिया करते थे, अपनी एक बेस्ट शायरी सुना दें। मैं शायरी अपनी तो नहीं सुनाता हूँ, लेकिन एक लड़का है आनंद, उसकी सुनाता हूँ। दीपांशु है आसपास? थोड़ा सा थोड़ा सा पानी टाइप का गला सूख गया। तुमने मोहब्बत की बात कही, शायरी की बात की, मेरा गला सूख गया। यार मैं ये गालिब का शेर सुनाता हूँ कि उनके देखे से आ जाती है चेहरे पे रौनक, और वो समझते हैं कि बीमार कहाँ बच्चा है। क्या बात। शुक्रिया दोस्तों। हेलो, मेरा नाम चंपा त्रिपाठी है। नमस्कार। और नमस्कार। आज मैं आपसे फर्स्ट बार मिल रही हूँ, बट मैंने आपको सुना है, और सबसे पहले तो मैं तरुण भाई का शुक्रिया अदा करूँगी, जो उनके माध्यम से आप जैसे को हमको सुना है, और हम देख भी रहे हैं, लाइव देख रहे हैं। और रियली में आपकी जो रियल स्टोरी है उसमें मैं इतनी मंत्रमुग्ध हो गई कि मैंने एक बात मैं सोच रही हूँ कि अगर रियल में वो
आपकी ख्वाबों की मलिका, आपकी जान सामने अभी आ जाए तो आपका क्या रिएक्शन होगा? प्लीज टेल मी। वो रिएक्शन देखना चाहती हूँ मैं। ये बात की और मेरे मुंह से पानी गिर गया था अभी। नहीं पानी नहीं, देखिए क्या होता है ना कि हर ख्वाब पूरा हो जाए, हर किसी को हर कुछ नहीं मिल सकता ना। कभी कभी कुछ चीज़ें छूट जाती हैं। वो एक कवि की लाइन थी कि करवा चौथ मनाते मनाते हमसे रक्षाबंधन छूट गया। तो वही होता है कि कुछ ना कुछ तो छूट ही जाता है जिंदगी में और सब कुछ हासिल नहीं होता। तो बस ऐसा ही कुछ है। थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूँगी कि अगेन बहुत जल्दी फिर से कोई हल्द्वानी के हमारे आपको आमंत्रित करे और हम आपको लाइव फिर से देखें। मेरी ये दिली इच्छा है। थैंक यू वेरी मच। मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, हमेशा मैंने आपके चेहरे पे एक मुस्कान देखी है। जैसे आपने स्टोरी बताई कि आपके साथ जो ट्रेजेडी घटी है, तो मतलब कहीं ना कहीं लगता है कि एक दुख का सागर अंदर टूटा हुआ है, पर ये चेहरे की मुस्कान का राज क्या है? मैं ये जानना चाहूँगा। असल में ना हम पहाड़ियों को मजबूत बनाया जाता है पहाड़ों के द्वारा। तो जब पहाड़ भी गिर जाता है तो हम उस पहाड़ को नहीं छोड़ते, उसमें रास्ता बना देते हैं। तो ज़िंदगी में चाहे कितने भी गम हो तो मुस्कुराना तो पड़ता ही है, और मुस्कुराहट सारे गमों को हल्का कर देती है। बस यही बात। जी को बाबा जी की मूर्ति देते हुए हमारे तरुण भाई काफ़ी बेहतरीन देख ही सकते हैं आप लोग। देख ही सकते हैं पंकज भाई के साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए बहुत लोग आ चुके हैं। बाकी देखिए काफ़ी रस है यहाँ पे। केतन भाई भी आए हमारे साथ फ़ोटो खिंचाने के लिए। बाकी देखते हैं, हमारे को मिलता नहीं मिलता मौका। नहीं मैं भी आता हूँ। तो फाइनली दोस्तों हमने पंकज भाई से बात कर ली है और काफ़ी अच्छा नेचर है पंकज भाई का। मैं कहूँगा कि यार ऑल द बेस्ट, मज़ा आ गया। थैंक यू सर। तो दोस्तों पंकज भाई को गुड बाय बोलते हैं अब। बाकी पंकज भाई भी जा रहे हैं अपने घर को। बाकी हम लोग भी निकलते हैं यार, अब बहुत देर हो चुकी है यहाँ पे।